एपिसोड 451 टू 460। माया जी आज एक बात स्पष्ट करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि इस विला को किसने खरीदा है। जब तक ये पैसा अनिका का था, अर्जुन को उसके सामने अपनी शान दिखाने का कोई अधिकार नहीं था। नमस्ते, मैडम येट्स, फर्स्ट पैलेस वास्तव में मिस अनिका शर्मा के नाम पर है। महिला मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच, मेरी बेटी ने इसे खरीदा है। माया जी बहुत खुश थी। उसकी बेटी ने ही इसे खरीदा था। वह बहुत खुश थी। इस बार उस आदमी अर्जुन को उसके सामने अपने पंख दिखाने का अधिकार नहीं होगा। उसके पास केवल वह महिला गायत्री जी थी जो उसका समर्थन कर रही थी। तो क्या हुआ? माया जी ही वह महिला थी जो शर्मा परिवार में पैंट पहनती थी। अगर वह अहंकारी होने की हिम्मत करता तो वह अपनी बेटी से उसे तलाक देने के लिए कहती। हाँ मैडम येट्स, यह मिस अनिका शर्मा के नाम से है। क्या आपके पास कोई और सवाल है? महिला मैनेजर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं विला में कोई और नाम जोड़ सकता हूँ? मेरा नाम जोड़ दीजिए। माया जी उत्साहित थी, लेकिन साथ ही वह उन्मत्त भी थी। जब तक विला उसके नाम पर रहेगा, वह विला की असली मालिक होगी। तब वह अर्जुन के बराबर होगी। मैडम येट्स, आपको मिस अनिका शर्मा और मिस्टर अर्जुन कपूर की स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन खास तौर पर मिस अनिका शर्मा की। अगर वह सहमत हो जाती हैं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब माया जी ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुई। ये बहुत आसान था। अनिका उसकी बेटी थी, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। मैं आपसे फिर पूछूंगी, क्या होगा अगर मैं विला से अर्जुन का नाम हटाना चाहूं? माया जी इस बात से चिंतित थी। मुझे खेद है, मैडम येट्स। इसके लिए आपको मिस अनिका शर्मा और मिस्टर अर्जुन कपूर की स्वीकृति की आवश्यकता है। महिला मैनेजर ने क्षमा मांगते हुए कहा। माया जी को आखिरकार बात समझ में आ गई। वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी और तुरंत घर चली गई। जब वह विला में वापस आई तो उसने चार्ल्स को रोका और अधीरता से कहा, चार्ली, मैंने सुना है कि यह विला अनिका के नाम पर है। अनिका ने इसे खरीदा है। अर्जुन ने अनिका को धोखा देकर अपना नाम भी जोड़ दिया होगा। इस बार तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं उस बच्चे को हमारी संपत्ति नहीं छीनने दूंगी। माया जी को वापस आते समय होश आया। अर्जुन का मकसद कुछ और ही था। क्या वह 1 अरब के निवेश के पीछे थे? बिल्कुल नहीं। चार्ल्स दंग रह गया और उत्सुकता से बोला, सच में? ओह, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लॉन्गफोर्ड पार्क के मैनेजर ने मुझे बताया था। माया जी उन्मत्त थी। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने कहा, मैं आपको बता दूं, भले ही अनिका कभी कभी अप्रत्याशित होता है, लेकिन वह गुप्त रूप से एक दुष्ट व्यक्ति होना चाहिए। वह शायद अनिका की कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहा हो। क्या ये सिर्फ $1 अरब का निवेश नहीं है? चलो उसे नियंत्रण में रखने का कोई तरीका ढूंढते हैं। चार्ल्स हिचकिचा रहा था। अर्जुन असाधारण व्यक्ति की क्षमता दिखा रहा था जब वह घटना अनिका के साथ घटी। माया जी, तुम्हें इस बारे में ठीक से सोचना होगा। अर्जुन अब पहले जैसा कायर नहीं रहा। हमें नहीं पता कि वह कौन है। अगर हम उसका विरोध करें तो हमें क्या करना चाहिए? चार्ल्स डर गया। अर्जुन 3 साल से उसका दामाद था, और इन 3 सालों में उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बच्चा कौन था? माया जी का चेहरा उतर गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। उसने कहा, जो भी हो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार होंगी। वैसे भी, मुझे इस बार अर्जुन को नियंत्रण में रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं ही इस परिवार में पैंट पहनती हूँ। आभूषण की दुकान से निकलने के बाद अर्जुन ने अनिका को वापस उसके कार्यालय पहुंचाया। इसी समय टैटू वाले 7-8 हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बीकन फार्मास्यूटिकल के प्रवेश द्वार से घुस आए। अनिका शर्मा कौन है? अनिका शर्मा, अभी निकल जाओ। नेता एक आदमी था जो लगभग 180 सेमी लंबा था। उसके हाथ पर एक टैटू था, और उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। ये सब अचानक हुआ, और चूंकि वह आदमी अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आया था, इसलिए शोर शराबा होने के कारण बहुत से कर्मचारी वहां जमा हो गए। वे देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। सुरक्षा गार्डों ने दौड़कर उन्हें रोका और चिल्लाकर कहा, तुम लोग कौन हो? बाहर निकलो। अगर तुम नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाओ। भाड़ में जाओ। मैं अनिका शर्मा को ढूंढ रहा हूं। उस ताकतवर आदमी ने अपना बल्ला उठाया। स्टील का बल्ला सुरक्षा गार्ड पर टूट पड़ा जिसने उसे रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते खून चारों तरफ फैल गया। पलक झपकते ही फर्श पर बहुत शोर मच गया। उस आदमी ने वाकई किसी पर हमला किया था। वह बहुत ही क्रूर था। अरे, मैं यहाँ तुम्हारे प्रभारी व्यक्ति की तलाश में हूँ। बाकी सब, भाड़ में जाओ। उस बलिष्ठ व्यक्ति ने अपना खून से सना हुआ स्टील का बल्ला लहराया।
और अपने सामने खड़े 4-5 कांपते हुए सुरक्षा गार्डों की ओर इशारा किया। वह अत्यंत आक्रामक था। मिंडी ने नीचे हो रही हलचल सुनी। मैडम शर्मा, किसी ने ऑफिस में हंगामा मचा रखा है। मिंडी जल्दी से एक तरफ भागी और अनिका को बुलाया। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। जब उसे कॉल आया तो अनिका बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर थी। उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर टकराते हुए तेजी से लिफ्ट की ओर चली गई। फिर वह लिफ्ट से उस स्तर पर पहुंची जहां हंगामा चल रहा था। अर्जुन उसके पीछे गया और उसका पीछा करने लगा। अनिका, रुको। इस समय कार्यालय में अफरा तफरी मची हुई थी। 7-8 ताकतवर आदमी सुरक्षा गार्डों से गर्दन मिलाकर लड़ रहे थे। इसे रोक। अनिका अपने चेहरे पर एक उदास भाव लिए वहां गई। उसने किसी से घायल सुरक्षा गार्ड को बाहर निकालने के लिए कहा, जबकि वह कर्मचारियों के सामने खड़ी थी। बाकी सुरक्षा गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए उसके सामने खड़े थे। क्या आप बीकन की ननिकातम अध्यक्ष हैं, अनिका शर्मा? जब उस बलिष्ठ पुरुष ने देखा कि यह एक सुंदरी है तो उसकी आंखों में वासना उभर आई। हालांकि यह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी ये दिखाई दी थी। मैं बीकन फार्मास्यूटिकल की वर्तमान अध्यक्ष हूं। आप कौन हैं? आपको यहां किसने आने दिया? अभी बाहर निकल जाओ, अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अनिका का चेहरा ठंडा था। उसकी आवाज में अहंकार की झलक थी। हे, ताकतवर आदमी ने ठहाका लगाया। फिर उसके आदमियों ने दवाइयों के कुछ बैग जमीन पर फेंक दिए। वह दहाड़ता हुआ बोला, मेरे बॉस ने आपकी बनाई दवा खा ली। न केवल वह ठीक नहीं हुआ, बल्कि वह अभी अस्पताल में बेहोश भी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने आज मुझे और मेरे आदमियों को उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। 180 सेमी लंबा वह मांसल आदमी अनिका की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खा जाना चाहता था। अनिका ने फर्श पर पड़े दवाइयों के डिब्बों को देखा और सुरक्षा गार्डों द्वारा उसके सामने बनाए गए बैरिकेड से बाहर निकल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह बीकन फार्मास्यूटिकल है, हॉस्पिटल नहीं। आपको अपने बॉस की स्थिति के बारे में हॉस्पिटल से पूछना चाहिए और यहां हंगामा नहीं करना चाहिए। सुरक्षाकर्मियों, उन्हें बाहर फेंक दो। तू कुतिया, तू मरने को कह रही है। मेरा बॉस तो तुम्हारी कंपनी द्वारा बनाई गई गोलियां खाने के बाद ही बेहोश हुआ है। अगर मेरे बॉस को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह बलिष्ठ आदमी अनिका पर चिल्लाया। अनिका का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हम केवल गोलियां बनाते हैं और उन सभी की पूरी तरह से जांच की जाती है। अगर उन्हें खाने के बाद उपभोक्ता को कुछ परेशानी होती है तो उन्हें हॉस्पिटल से सलाह लेनी चाहिए कि गोलियां उनके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास आ रहा है। अगर हमारी गोलियां खाने के बाद उपभोक्ता को कुछ हो जाता है तो क्या इसका हमेशा यह मतलब होता है कि समस्या हम में ही है? क्या ये वैसा ही सिद्धांत नहीं था जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर चाकू से हमला करने पर चाकू बनाने वाले को गिरफ्तार करना? वह जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा था। अरे, आपकी कंपनी जो गोलियां बनाती है वो हानिकारक हैं। वह ताकतवर आदमी स्पष्ट रूप से यहां तमाशा खड़ा करने के लिए आया था। उसने अनिका को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वह खुद को रोक नहीं पाया, वह बेहद आक्रामक था। कुछ महिला कर्मचारी चिल्लाने लगीं। सुरक्षा गार्ड दंग रह गए। अगर उसने उसे थप्पड़ मारा तो उनकी नौकरी जा सकती थी। अर्जुन उसी क्षण अंदर घुस आया। ये देखकर उसके सीने में गुस्सा भर आया। ये लोग स्पष्टतः यहां उत्पात मचाने आए थे। अचानक कमरे में एक ठंडी और दबंग आवाज गूंजी, अगर तुमने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूं कि तुम आज यहां से नहीं जाओगे। डर के मारे अनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने महसूस किया कि कोई मजबूत हाथ उसे पीछे खींच रहा है। और फिर वह एक गर्म आलिंगन में आ गई। उस आदमी का थप्पड़ बिना किसी कारण के पड़ा। ये सब एक झटके में हुआ। अर्जुन ने अनिका को पीछे खींचा और इससे पहले कि वह ताकतवर आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे जोरदार लात मार दी। अर्जुन की आंखें उस आदमी को घूरते हुए बड़ी हो गईं। वह चिल्लाया, क्या हमने दावा किया है कि मेरी पत्नी की कंपनी द्वारा निर्मित गोलियों का सेवन करने वाला हर व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी किसी भी बीमारी से ठीक हो जाएगा? क्या होगा अगर यह आपके बॉस की कोई और बीमारी है जो उसे बीमार कर रही है? अब चले जाओ। भाड़ में जाओ। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। वह बलिष्ठ व्यक्ति पीछे की ओर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका पेट ऐसा लग रहा था मानो उस पर ट्रक चढ़ गया हो। उसकी आंतों में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में गांठें बन गई हों। आखिर यह आदमी कौन था जो अचानक प्रकट हो गया? उसकी किक बहुत शक्तिशाली थी। व्लाद सिंह मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित था। आम लोग उसे छू भी नहीं सकते थे।
लेकिन अचानक सामने आया ये युवा और बेलगाम आदमी उसे इतनी लात मारता था कि वह जमीन से उठ नहीं पाता था। वह अवश्य ही कोई कौशल वाला व्यक्ति होगा। व्लाद सतर्क था। हालांकि उसे यहां आकर तमाशा करने का आदेश दिया गया था। उसे किसी ने काम पर रखा था, इसलिए वह बीच में ही हार नहीं मान सकता था और अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकता था। अगर उन्हें पता होता कि क्या हुआ तो कौन ईस्ट स्ट्रीट से व्लाद सिंह को काम पर रखना चाहेगा। व्लाद पेट में दर्द सहते हुए फर्श से उठ खड़ा हुआ। वह दहाड़ता हुआ बोला, तुम मौत की मांग कर रहे हो। लड़कों, उसे पकड़ो, उसे अपना सब कुछ दे दो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। जब वह बलिष्ठ व्यक्ति दहाड़ा तो उसके पीछे खड़े बेचैन लोग अपनी अपनी बल्लियां लेकर आगे बढ़े। उनके आसपास मौजूद महिला कर्मचारी डर के मारे चीखने लगीं। अर्जुन को धार्मिकता का एहसास हो रहा था और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। थप्पड़। व्लाद की बात खत्म होते ही पूरे कार्यालय में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अर्जुन का हाथ व्लाद के दाहिने गाल से टकराया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। उसने इस थप्पड़ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। व्लाद वहीं चुपचाप खड़ा रहा और फिर लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत लाल और खून से सना हाथ का निशान दिखाई दिया। उस समय सभी लोग चुप हो गए। व्लाद जैसा बेशर्म स्थानीय गुंडा अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों से लड़ चुका था। हालांकि इस थप्पड़ से उसका दिमाग जोर से धड़कने लगा। हर कोई दंग रह गया। सुरक्षा गार्डों को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि यह युवक उस तानाशाह के खिलाफ खड़ा है। इससे उनका तनाव कम हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेशक बहुत से अन्य लोग भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे हैरान थे। क्या यह अध्यक्ष का पति अर्जुन था? बेकार का आवारा। वह बहुत अद्भुत था। अब वह उनका हीरो था। जो कर्मचारी यह सब देख रहे थे वे होश में आ गए। अर्जुन ने जो किया वह बहुत अप्रत्याशित था। उसने बस ऐसे ही कार्रवाई की। वह टैटू वाले 7-8 विशालकाय आदमियों से लड़ रहा था, जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे हंगामा मचाने आए हों। कितना मर्दाना। कुछ महिला कर्मचारियों की आंखें चमक रही थीं। अर्जुन कितना मर्दाना था। तभी उन्होंने अपने पुरुष सहकर्मियों की ओर देखा। वे धीरे धीरे घटनास्थल से पीछे हट रहे थे। अर्जुन अकेला ही आगे था। कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे, वह क्यों दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? अगर वह उनका उल्लंघन करता है तो हम ही इसका खामियाजा भुगतेंगे। वह सिर्फ एक बेकार चीज है और वह हमारे लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। मैडम शर्मा की जिंदगी खत्म हो चुकी है। चलो देखते हैं कि वह इसका कैसे ख्याल रखता है। वह वास्तव में अपने आप को बहुत अधिक आंक रहा है। अर्जुन ने अन्य कर्मचारियों की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अनिका अर्जुन की बाहों से बच निकली थी। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसे घूर कर देखा। उसका पति बहुत जल्दबाज था। अगर उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेगी? अनिका को अर्जुन के लिए बुरा लगने लगा था। यहाँ सुरक्षा गार्ड थे। तुम ठीक हो? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। व्लाद को आखिरकार होश आ गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे लात मारने और थप्पड़ मारने की हिम्मत की थी। अगर बात बाहर आ गई तो वह ईस्ट स्ट्रीट पर अपना दबदबा कैसे बनाए रखेगा? वह उत्तेजित हो गया। उसने अर्जुन को लाल आंखों से घूरा और दहाड़ते हुए बोला, अरे बदमाश, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके पीछे खड़े सभी लोग अर्जुन के कौशल से हैरान थे। वे जहां थे वहीं स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने व्लाद को देखा। अर्जुन ने उसे तिरस्कार से देखा क्योंकि वह अपने पीछे खड़े अनिका की रक्षा कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं अपनी पत्नी को छूने के लिए तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगा? चूंकि वे लड़ाई में उलझे हुए थे, इसलिए डरपोक होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे आजमाओ। व्लाद के ऐसा कहने के बाद पूरे कमरे में एक और जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उसे फिर से थप्पड़ मारा। ये सीधा और सटीक था। शानदार। कितना निर्दयी। वह सचमुच एक सच्चा आदमी है। ये वही थे जिनके बारे में हर कोई सोच रहा था। आजकल हर तरह के युवा हैं। वह तो थप्पड़ खाने की भीख भी मांग रहा है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और मासूमियत से कहा, भाड़ में जाओ, मार डालो उसे, मार डालो उसे अभी, मार डालो उसे और नदी में फेंक दो। व्लाद गुस्से से लाल हो गया था। वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। अगर उसे बदले में कुछ सम्मान नहीं मिला तो ईस्ट स्ट्रीट पर आतंक मचाने का उसका साल बर्बाद हो जाएगा। इस समय उसका चेहरा भाप से पके हुए रोटी की तरह सूजा हुआ था। हर कोई उस पर हंस रहा था। मैडम जॉनस्टन की रक्षा करो। कुछ सुरक्षा गार्ड दौड़कर आए और अर्जुन और अनिका के बीच खड़े हो गए। ये लोग कोई मजाक नहीं थे। यदि ये लोग उग्र हो जाएं और अध्यक्ष को चोट लग जाए तो उन्हें अपनी सुरक्षा वर्दी उतारनी पड़ेगी।
लानत है, पकड़ो उसे, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमारे पीछे हमारा समर्थन है। व्लाद ने अपना चेहरा पकड़ लिया और हाथ में स्टील का बल्ला लेकर जोर से चिल्लाया और सुरक्षा गार्डों पर हमला करना शुरू कर दिया। अर्जुन को भी होश आ रहा था। जब उसने देखा कि कुछ सुरक्षा गार्डों द्वारा अनिका की सुरक्षा की जा रही है, तो वह भी पीछे हटने वाला था। हालांकि, उनमें से एक बदमाश बल्ला लेकर अनिका की ओर बढ़ रहा था। इस बार अर्जुन बहुत गुस्से में था। वह पीछे हटना बंद कर भीड़ से बाहर भाग गया। फिर, उसने एक सुरक्षा गार्ड से टेसर छीन लिया। पीछे हटो, हम इसे संभाल लेंगे। सुरक्षा गार्ड ने अपनी बेल्ट को छुआ और उसे समझ में नहीं आया कि अर्जुन क्या करना चाहता था। अंत में, उसने देखा कि अर्जुन व्लाद की ओर भाग रहा था जो गुस्से में था। व्लाद दहाड़ रहा था, पूरी ताकत से उसे मारो। उन्हें याद दिलाओ। आखिरकार, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अर्जुन के तेजे से नीली चिंगारियां निकलती देखीं। अर्जुन ने जब उसे व्लाद के पेट में घुसाया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप याद रखो, व्लाद को तेजस से बेहोश कर दिया गया, उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगी। उसका मुंह एक तरफ मुड़ गया और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। वह, याद रखना, शब्द को हकलाना बंद नहीं कर सका। अर्जुन ने व्लाद को आंखें घुमाने के बाद फर्श पर गिरते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। बिजली का झटका लगने के बाद उसके सिर के बाल खड़े हो गए। उफ! हर कोई हैरान था। जो कुछ उनके सामने हो रहा था उससे वे दंग थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। क्या वह गा रहा था? अर्जुन ने टेजर लिया और बाकी गुंडों को बिजली के झटके दिए। चूंकि वह बहुत तेज चल रहा था, इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं सका। अर्जुन ने सभी 8 गुंडों को फर्श पर ऐंठते हुए देखकर शांति से टेजर को जमीन पर फेंक दिया। उसने अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ अपने हाथों को आपस में ताली बजाई। वह बहुत शक्तिशाली था। हर कोई हैरान था, जिसमें अनिका भी शामिल थी जिसके लाल होंठ खुले हुए थे। वह अविश्वास से अपने सामने अर्जुन को देख रही थी। हालांकि अनिका ने अर्जुन को पहले भी लड़ते देखा था और जानती थी कि वह अच्छा है। फिर भी उस दृश्य ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने इन सभी गुंडों को अकेले ही हरा दिया। उन्होंने ऐसा करने के लिए केवल एक टेजर का इस्तेमाल किया। क्या उसने जोएल के साथ भी ऐसा किया? अर्जुन ने महसूस किया कि कई लोग उस पर नजर रख रहे हैं। जब वह सुरक्षा गार्ड से कहने के लिए मुड़ा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ। बच्चे, तुम मुसीबत में हो। मेरा बॉस तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। व्लाद जमीन पर लेटा हुआ था और उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे ये पसंद नहीं जब लोग मुझे धमकाते हैं। अर्जुन ने झुककर फर्श पर पड़ी हुई टेजर उठाए और सबके सामने व्लाद को एक बार फिर उससे मारा। सबको ठंडा पसीना आने लगा। हर कोई हैरान था, खास तौर पर मिंडी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। अर्जुन नाम का ये निकम्मा आदमी उस पर इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि वह उस आदमी की बात से खुश नहीं था। अद्भुत! ये हंगामा अंततः अनिका के कार्यभार संभालने के बाद समाप्त हुआ। कार्यालय में अर्जुन सभी की जय जयकार और प्रशंसा के बीच बैठ गया। उस समय अर्जुन को हर किसी का अपमान और आलोचना सहनी पड़ी। अब, प्रशंसा और प्रोत्साहन पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन, मेरे कार्यालय में आओ। अचानक ही अनिका प्रकट हो गई। उसका चेहरा परेशान लग रहा था। अर्जुन भी बहुत देर तक बैठा नहीं था। फिर वह भी सभी की ईर्ष्या भरी चर्चाओं के बीच अनिका के पीछे चला गया। अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर पूरे सदन में गुस्से की दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन, तुम्हें बीकन फार्मास्यूटिकल के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए किसने कहा? तुम तो मैडम शर्मा के बेकार पति हो। क्या तुम्हें नियम पता हैं? क्या तुम्हें हमारी कंपनी के नियम और कानून पता हैं? एक खूबसूरत आदमी ने गुस्से से अर्जुन को डांटा। उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, मैडम शर्मा, मुझे परवाह नहीं है कि आप इस मामले को कैसे संभालेंगी। लेकिन हमारी कंपनी भविष्य में उसके जैसे रीढ़विहीन काय का स्वागत नहीं करती है। साथ ही, इस मामले की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूस्टन माइकल्स पागल हो गए थे। वे नए उपाध्यक्ष थे और वालिस उनके समर्थक थे। आज जो कुछ हुआ, उसकी व्यवस्था वालिस और मैडम ने की थी। ह्यूस्टन को परेशानी पैदा करने के लिए एक स्थानीय गुंडे को ढूंढ लिया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य बीकन का नाम बदनाम करना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैडम कार्रवाई क्यों करना चाहती थीं, ह्यूस्टन ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की। अब अर्जुन के अचानक आ जाने से सारा मामला बिगड़ गया। इसके अलावा, उसके अधीनस्थों ने उसे बताया कि अर्जुन ने अकेले ही 8 विशालकाय लोगों को बिजली के झटके से मार डाला था। क्या बकवास है! यहां आने से पहले ह्यूस्टन ने अर्जुन के बारे में सुना था। वह सिर्फ एक लिव इन दामाद था जो अपनी पत्नी पर निर्भर था।
अब क्या हो रहा था? अनिका चेयरमैन के कार्यालय में सोफे पर बैठी और अपने पति की ओर देखने लगी। मिस्टर माइकल्स, मैं इसे संभाल लूंगा। अर्जुन ने सिर्फ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन पर हमला किया था। अगर कुछ भी होता है तो कंपनी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? जब ह्यूस्टन अर्जुन की निंदा कर रहे थे तो अनिका ने उन्हें बीच में रोक दिया। ह्यूस्टन को कुछ दिन पहले अचानक यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। वह जानती थी कि मुंबई में माइकल्स का कुछ रुतबा और ताकत है। माइकल्स परिवार भी बीकॉन फार्मास्यूटिकल के शेयरधारकों में से एक था। अब जबकि कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप ने बीकन में $1 अरब का निवेश कर दिया था, बहुत से लोगों की नज़र इस केक पर थी। नहीं, मैं असहमत हूं। कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ह्यूस्टन गुस्से में था। वह अर्जुन को डांटता रहा। कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अनिका। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे बोर्ड ने अध्यक्ष चुना है। तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। क्या होगा अगर हमारे उपभोक्ता ने हमारी गोलियां लेने पर वाकई कुछ हो गया? अब जब तुम्हारे पति ने उन लोगों को पीटा है, तो क्या होगा अगर वे हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं? तो उसे सारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। ह्यूस्टन चिल्लाया और अपना हाथ मेज पर पटक दिया। अनिका ने भौहें सिकोड़ी। वह जानती थी कि अर्जुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ह्यूस्टन ने बोर्ड को इसकी सूचना दे दी, तो अर्जुन शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। आप क्या कर रहे हैं? ह्यूस्टन गुस्से में था। वह अर्जुन को डांटता रहा। कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अनिका। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे बोर्ड ने अध्यक्ष चुना है। तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। क्या होगा अगर हमारे उपभोक्ता ने हमारी गोलियां लेने पर वाकई कुछ हो गया? अब जब तुम्हारे पति ने उन लोगों को पीटा है, तो क्या होगा अगर वे हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं? अनिका ने भौहें सिकोड़ी। वह जानती थी कि अर्जुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ह्यूस्टन ने बोर्ड को इसकी सूचना दे दी, तो अर्जुन शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाकर ह्यूस्टन से शांतिपूर्वक पूछा। क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? ह्यूस्टन का चेहरा उतर गया। देखो, तुम एक बेकार आदमी हो जिसे मैडम शर्मा अपने आसपास रखती हैं। जब तुम मुझसे बात करो तो विनम्रता से रहो। ह्यूस्टन उठकर अपने सूट का कॉलर ऊपर खींच लिया। वह बहुत घमंडी लग रहा था। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह जानती थी कि अर्जुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ह्यूस्टन ने बोर्ड को इसकी सूचना दे दी, तो अर्जुन शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाकर ह्यूस्टन से शांतिपूर्वक पूछा। क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? ह्यूस्टन का चेहरा उतर गया। देखो, तुम एक बेकार आदमी हो जिसे मैडम शर्मा अपने आसपास रखती हैं। जब तुम मुझसे बात करो तो विनम्रता से रहो। ह्यूस्टन उठे और अपने सूट का कॉलर ऊपर खींचा। वह बहुत घमंडी लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह जानती थी कि अर्जुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ह्यूस्टन ने बोर्ड को इसकी सूचना दे दी, तो अर्जुन शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाकर ह्यूस्टन से शांतिपूर्वक पूछा। क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? ह्यूस्टन का चेहरा उतर गया। देखो, तुम एक बेकार आदमी हो जिसे मैडम शर्मा अपने आसपास रखती हैं। जब तुम मुझसे बात करो तो विनम्रता से रहो। ह्यूस्टन उठे और अपने सूट का कॉलर ऊपर खींचा। वह बहुत घमंडी लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम तो बस एक बेकार आदमी हो जिसे मैडम शर्मा अपने आसपास रखती हैं। जब आप मुझसे बात करते हैं तो विनम्र रहें। ह्यूस्टन उठे और अपने सूट का कॉलर ऊपर खींचा। वह बहुत घमंडी लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम तो बस एक बेकार आदमी हो जिसे मैडम शर्मा अपने आसपास रखती हैं। मुझसे बात करते समय विनम्रता से पेश आना। ह्यूस्टन उठे और अपने सूट का कॉलर ऊपर खींचा। वह बहुत घमंडी लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसके सामने आ गया। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ह्यूस्टन हैरान रह गया। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और दोषी महसूस करने लगा। इस आदमी को क्या हुआ? वह एक बेकार आवारा नहीं लग रहा था जो अपनी औरत पर निर्भर था। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे किसने भेजा है? मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। तुम कौन हो और तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? ह्यूस्टन का चेहरा उतर गया।
उसने घमंड से अर्जुन को घूरते हुए कहा। अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने शांति से कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, मिस्टर माइकल्स। मेरी पत्नी को परेशान मत करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे परेशान मत करो। अर्जुन एक प्रभावशाली परिवार का वारिस था। वह लोगों को पढ़ना जानता था। ह्यूस्टन माइकल्स के बारे में कुछ गड़बड़ थी। ह्यूस्टन ठंडी हंसी हंसा। एक रीढ़विहीन काय की हिम्मत कैसे हुई उसे धमकाने की? क्या मजाक! वह माइकल्स परिवार से था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे गोल्डन सिटी के वालिस का समर्थन प्राप्त था। उसके जैसे मूर्ख की हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे इस तरह बात करे? वह अपनी कब्र खुद खोद रहा था। मैडम शर्मा, क्या यह आपके अद्भुत पति हैं? वह वाकई अद्भुत हैं। मैं बोर्ड को इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि बोर्ड इसका कैसे ख्याल रखेगा। ह्यूस्टन ने जब कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला तो उसकी आंखें झपक उठीं। हालांकि जब उसने नीचे देखा तो उसका फोन उसकी आंखों से ओझल हो गया। कितना बचकाना है! तुम एक वयस्क हो और तुम हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लिए उस फोन को छेड़ा जो उसने अभी अभी छीना था। उन्होंने ये कंपनी खरीदी। क्या बोर्ड? उसने तो बस अपनी शक्ति छोड़ दी। हालांकि उन्हें वास्तव में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बीकन में उपाध्यक्ष कब दिखाई देंगे। बाद में उसे इस बारे में ओल्ड मैन जॉर्ज से पूछना पड़ा। अगर यह काम नहीं कर सका तो वह बोर्ड को बर्खास्त कर देगा और सब कुछ अनिका को दे देगा ताकि कंपनी पर उसका पूरा अधिकार हो सके। तुमने क्या कहा? ह्यूस्टन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब किसी ने उससे बात करने की हिम्मत की थी। उसने गुस्से से कहा, शर्मा मैडम देखो, आप इस तरह के व्यक्ति को कंपनी में कैसे आने दे सकती हैं? पर्याप्त। अनिका का चेहरा उदास था। उसने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अर्जुन मेरा पति है। आज जो हुआ वह सबने देखा। जिन लोगों ने हंगामा किया वे बाहरी लोग थे। अगर कुछ हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। अर्जुन, फोन रख दो। तुम्हें पहले बाहर जाना चाहिए। अनिका जानती थी कि भले ही वह कंपनी की अध्यक्ष थीं और 60% शेयर उनकी स्वामित्व में थे, फिर भी उनके पास केवल एक वाक्य से कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। उसके पीछे एक निदेशक मंडल था। वे ही असली शक्ति केंद्र थे। इसके अलावा विदेशी निवेशकों से प्राप्त वित्तपोषण के कारण बेकन फार्मास्यूटिकल अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ईमानदार लोगों के साथ बदमाश भी मिले हुए थे। ये बहुत जीवंत था। अर्जुन ने कंधे उचकाए और फोन ह्यूस्टन को वापस फेंक दिया। फिर जाने से पहले उसने ह्यूस्टन को घूर कर देखा। कार्यालय के अंदर अर्जुन को कुछ महिला कर्मचारियों की आपस में फुसफुसाहट सुनाई दी। कार्यालय में एक नया उपाध्यक्ष आया है। वह काफी अच्छा दिखता है। मैंने सुना है कि वह गोल्डन सिटी के माइकल्स में से एक है। मुंबई में वे काफी शक्तिशाली हैं। गोल्डन सिटी से एक यंग मास्टर। मुझे वाकई उम्मीद है कि उसके जैसा एक राजकुमार मुझे पसंद करेगा। सपने देखती रहो तुम छोटी वेश्या। जब अर्जुन ने ये सुना तो वह ऑफिस से बाहर जाने के लिए मुड़ा। फिर उसने ओल्ड मैन जॉर्ज को बुलाया और पूछा, ओल्ड मैन जॉर्ज, बीकन के साथ क्या हो रहा है? क्या मैंने इसे पहले ही नहीं खरीद लिया है? अभी भी अन्य कंपनियां इसमें निवेश क्यों कर रही हैं? ह्यूस्टन माइकल्स कौन है? यंग मास्टर, ये कुछ दिन पहले मैडम वालिस द्वारा तय किया गया था। उन्होंने कहा कि यह समूह के लिए एक निवेश है, इसलिए उन्हें अंदर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कंपनी में निवेश करने के लिए गोल्डन सिटी से माइकल्स की व्यवस्था की। जॉर्ज जब हवाई अड्डे पर था, उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये वास्तव में गायत्री जी का काम था। क्या वह अनिका के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही थी? शायद वह उसे नियंत्रित करना चाहती थी। ठीक है, मैं समझ गया। अर्जुन चुप हो गया और उसने फोन रख दिया। गायत्री जी बहुत ज्यादा नाक भान सिकोड़ने वाली थी। उसे सबक सिखाना था। यदि नहीं तो वह सोचेगी कि वह एक फंसा हुआ जानवर है। यहाँ ह्यूस्टन के अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद वह छत पर आया। उसने एक नंबर डायल किया और धीमी आवाज में कहा, मैडम, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति कहीं से प्रकट हुआ। वह अनिका का पति है। फोन के दूसरी ओर एक प्रभावशाली महिला आवाज ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। फोन रखते ही ह्यूस्टन ने दांत पीसते हुए पूछा, अर्जुन कौन था? वह एक बुरा आदमी था। उसने ह्यूस्टन की पूरी योजना बर्बाद कर दी। जब काम से छुट्टी का समय हुआ तो अनिका दरवाजे से बाहर गया और अर्जुन से कहा, मेरे साथ डिनर पर चलो। कंपनी के पार्टनर कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। ये तीसरी बार है। मैं शराब नहीं पी सकता, इसलिए कृपया मेरी मदद करें।
अर्जुन ने बिना विचार किए ही सहमति दे दी। हम कहाँ जा रहे हैं? जब वे कार में बैठ गए तो अर्जुन ने बिना सोचे समझे पूछा। उसकी पत्नी का शरीर एकदम सही था। कार के अंदर अनिका ने अपना कोट उतार दिया। उसने सफेद ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे वह सेक्सी और खूबसूरत लग रही थी। कैंपिंस्की, अनिका ने जवाब दिया। उसने अपना मेकअप फिर से लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार वह बीकन फार्मास्यूटिकल का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए बाद में उसका दिखना बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही, ये कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। ये कैंसर से लड़ने वाली नई विकसित दवा की बिक्री के बारे में था। यदि ये दवा बाजार में आ गई तो बीकन फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसे विकसित करने वाली पहली कंपनी होगी। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक दिख रहा हूँ? अनिका ने दर्पण की ओर देखा और अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, बेशक। मेरी पत्नी पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत महिला है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, लेकिन मन ही मन खुश भी हुई। उसने कहा, तुम्हारा मुंह बहुत मीठा है। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने कहा, ठीक है अर्जुन, मेरे साथ प्रसूति जांच के लिए चलो। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं भविष्य में तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और वापस लाऊंगा। तुम बहुत थकी हुई नहीं हो सकती। तुम अब गर्भवती हो। अनिका ने झुंझलाते हुए कहा, अरे, मैं अब बच्चा नहीं रहा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा, मैं इतना भी नखरालू नहीं हूँ। कैंपिंस्की होटल के सामने, जो साझेदार पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक BMW 5 सीरीज उनके सामने आकर रुकी। नोआ एंडरसन ने आज जानबूझकर अच्छे कपड़े पहने थे। उसने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी निखार रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज रात यह सब उसी ने तय किया था। वह आज रात अनिका को जीतना चाहता था। उसे यह मानने से इनकार था कि यह घमंडी महिला उसके सामने शांत और सुंदर बनी रहेगी। मुंबई आने से पहले, उन्होंने बीकन फार्मास्यूटिकल और उनकी नवनियुक्त अध्यक्ष अनिका शर्मा की जांच के लिए किसी को काम पर रखा था। वह असाधारण सुंदरी थी। दुर्भाग्यवश, उसका पति बेकार था और बेटी भी बीमार थी। पिछले 3 बार वे खराब रिश्तों के कारण अलग हुए थे। इस बार उसे इस महिला को हर हाल में जीतना होगा। नूह ने अपनी गर्दन मोड़ी और अपनी टाई और कॉलर को ठीक किया। फिर, वह आत्मविश्वास से वहां पहुंचा। हालांकि, जब उसने अनिका के पीछे अर्जुन को देखा, तो उसका चेहरा उतर गया। वह अपने आदमी को भी डिनर पर साथ लेकर आई थी। क्या वह सोचती है कि मैं नोआ एंडरसन अस्तित्व में नहीं हूं? नूह ने आज रात इस डिनर की मेजबानी करने में बहुत समय और मेहनत लगाई। वह किसी भी दुर्घटना की इजाजत नहीं देगा। जो लोग मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकते हैं, वे या तो अपंग हो जाएंगे या मर जाएंगे। नूह एंडरसन परिवार में से एक था। एंडरसन परिवार का पूरे साउथ मुंबई जिले पर अधिकार था। इस बार, बीकन फार्मास्यूटिकल को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया गया था, वह उन्हें कसकर घेरे हुए था। ये केक का इतना बड़ा टुकड़ा था। अगर वह इसे अपने हाथों में ले लेता, तो उसे असीमित लाभ होता। आखिरकार, कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप ने भी उनमें निवेश किया था। मैडम शर्मा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। नूह ने अपनी टाई खींची और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर अनिका की छोटी सी टाई पकड़ ली। उसका हाथ ठंडा था, इतना मुलायम भी था कि मानो उसके हाथ में कोई हड्डी ही न हो। उसकी त्वचा दूध की तरह कोमल और गोरी थी। आज रात, मैं इस महिला पर हावी हो जाऊंगा। फिर बीकन पर अपना कदम रखूंगा। अर्जुन अनिका के पीछे खड़ा था। उसने अनिका के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी देखी। वह भी परेशान महसूस कर रहा था। लेकिन यह एक व्यावसायिक चर्चा थी। अर्जुन सामान्य हाथ मिलाने के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। 1 सेकंड, 2 सेकंड। नूह अनिका की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसका हाथ छोड़ना भूल गया और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह किसी अचंभे में फंस गया हो। अनिका ने भौहें सिकोड़ी। वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से, बीकन और दूसरे पक्ष के बीच कुछ व्यापारिक संबंध थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, खासकर जब बात उनके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की हो। बीकन फार्मास्यूटिकल ने कैंसर से लड़ने के लिए एक नई तरह की दवा विकसित की है। इसकी सफलता दर 70% तक रही। ये बाजार में उपलब्ध किसी भी अन्य कैंसर दवा की सफलता दर से लगभग दोगुनी थी। ये कहा जा सकता है कि यह मानव इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी कैंसर दवा थी। बीकन ने इस कैंसर की दवा को विकसित करने के लिए अनुसंधान पूंजी की एक बड़ी राशि खर्च की। यह अभी भी नैदानिक परीक्षण के अधीन था। अगर ये परीक्षण पास हो जाता है, तो इससे न केवल बीकन को भारी मुनाफा होगा, बल्कि ये दुनिया का ध्यान भी आकर्षित करेगा।
फिर ये दुनिया की पहली और सबसे प्रभावी कैंसर दवा बन जाएगी। बीकन फार्मास्यूटिकल ने नई कैंसर दवा के लिए पहले से ही उच्चतम सुरक्षा प्रक्रिया सक्रिय कर दी थी। केवल वे लोग जो सीधे शोध में शामिल थे, निदेशक मंडल और अनिका को ही इस बारे में पता था। इस नई दवा के बिक्री भागीदार के रूप में एंडरसन ग्रुप, जो आज यहां मौजूद दूसरी पार्टी भी थी, ने साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के 1/3 हिस्से पर अपना दबदबा कायम रखा। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे संसाधन और आर्थिक शक्ति भी थी। अनिका ने एंडरसन ग्रुप के साथ इस सहयोग को प्राथमिकता दी और महत्व दिया। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा मांग कर रहा था। वे मुनाफे का 60% चाहते थे। अनिका ने अपना हाथ हटा लिया और मुस्कुराई। उसने कहा, मिस्टर एंडरसन, मुझे लगता है कि हमें अब अंदर जाना चाहिए। नूह ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए समझाया, मैडम शर्मा, आज आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे भाड़ में जाओ। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह अदृश्य हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह मेरी पत्नी है। शुरू में नूह को अर्जुन की बात से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अर्जुन के ऐसा कहने के बाद नूह ने पलटकर अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा। वह पहले से ही उत्तेजित था, लेकिन जब उसने अर्जुन की बात सुनी तो उसने तुरंत उसे परखा और हंस पड़ा। तो आप मैडम शर्मा के बेकार पति हैं। जब मैं मुंबई आया था, तब मैंने आपके बारे में सुना था। आप भी एक बेकार आदमी हैं जो महिलाओं पर निर्भर है। नूह का चेहरा व्यंग्य से भरा हुआ था। ऐसा आदमी अनिका जैसी देवी के लिए कैसे उपयुक्त होगा? अर्जुन ने कंधे उचकाए और उदासीन भाव से देखा। उसने कहा, मुझे खेद है, मैं बीमार हूं। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं अपने जीवन के बाकी समय केवल महिलाओं पर निर्भर रह सकता हूं। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अर्जुन ने छिपकर नहीं देखा, बल्कि सीधे नूह से भिड़ गया। वह बता सकता था कि मिस्टर एंडरसन के कुछ गुप्त उद्देश्य थे। आप। नूह बहुत गुस्से में था। उसके आदमी अर्जुन को आक्रामक तरीके से घूर रहे थे। जब तक नूह उन्हें आदेश देता, वे तुरंत उस पर झपट पड़ते और उसका मुंह फाड़ देते। अनिका ने भौहें सिकुड़ी और अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। वह हल्के से हंसी। मिस्टर एंडरसन, कृपया उस पर ध्यान न दें। अर्जुन मेरे पति हैं, और वे थोड़े सीधे साधे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे बाद में हमारे सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नूह ने उपहास किया और अर्जुन को घूर कर देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं मैडम जॉनस्टन की खातिर अभी इसे जाने देता हूं। वह स्थिति को तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज रात के लिए उसने जो कुछ भी तय किया था वह सफल नहीं हो पाएगा। बड़े निजी कमरे के अंदर नूह, अर्जुन और अनिका ही बैठे थे। 4 आदमी जो अंगरक्षक जैसे दिख रहे थे, चुपचाप वहां खड़े थे। मिस्टर एंडरसन, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अनिका सीधी सादी थी और उसे टाल मटोल करना पसंद नहीं था। बैठने के बाद वह सीधे विषय पर आ गई। अरे, मैडम शर्मा, यहाँ कोई और नहीं है। मुझे मिस्टर एंडरसन कहना बंद करो। बस मुझे नूह कहो। अर्जुन ने देखा कि क्या हो रहा था। उसने पहले ही नूह का नाम अपनी काली सूची में डाल दिया था। तो फिर, आप कैसे शुरू करना चाहते हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। नूह उठा और उसने अनिका के लिए कुछ बैजू डाला। फिर उसने अर्जुन के लिए भी कुछ डाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम पहले कुछ पी लें और कुछ खा लें। हम प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि नूह, अनिका और अर्जुन को नशे में धुत करना चाहता था, ताकि उसके लिए अपना अगला कदम उठाना आसान हो जाए। अर्जुन ने अपने सामने रखे गिलास को देखा। उसके सामने कम से कम 2 टेलबैजियू थे। यह आदमी अनिका के खिलाफ कुछ साजिश रच रहा था। अनिका की मुस्कान थोड़ी गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे माफ करें, मिस्टर एंडरसन। मैं शराब नहीं पी सकती। वह जानती थी कि नूह उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है। सब ठीक है। आपके पति यही हैं, है ना? नूह ने पलटकर अर्जुन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम उसकी ओर से पी सकते हो, है ना? हे, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुम्हें तब तक पिलाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। जब अर्जुन बेहोश हो जाता तो अनिका निश्चित रूप से आज्ञाकारी ढंग से उसके सामने घुटने टेक देता। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और नूह को बेवकूफ की तरह देखा। उसने जवाब दिया, क्या तुम सच में मेरे साथ पीना चाहते हो? तुम डरे क्यों हो? नूह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर उपहास था। अनिका को इस डिनर में आने का पछतावा होने लगा। उसने अर्जुन को टेबल के नीचे लात मारी और उसे इशारा किया कि वह जल्दबाजी में कोई काम ना करे। क्या तुम आदमी हो? अगर हो तो नीचे उतरो। नूह जानता था कि लोगों को कैसे पढ़ना है। उसने अर्जुन को नकारात्मक टिप्पणियां देकर उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का फैसला किया।
अर्जुन को नीची नजर से देखा जा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपना गिलास उठाया और खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? ये तो सिर्फ शराब है। चलो। अब अर्जुन एक चिड़चिड़े और गुस्सैल व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने अपना गिलास उठाया और उसे पीने ही वाला था। नूह खुश था। उसने सोचा कि अर्जुन से छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन कौन जानता था कि यह बच्चा इतना कमजोर था। वह अभी भी अनुभवहीन और भोला था। अब बस एक ही काम बचा था कि उसे नशे में धुत कर दिया जाए। अगर यह आदमी बेहोश हो गया तो उनकी योजना आसानी से चल जाएगी। जब अनिका अकेली थी, हे नूह ने उसके लिए एक रोमांचक आश्चर्य तैयार किया था। अनिका डर गई थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अर्जुन को देखती रही। हालांकि उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके पति के साथ क्या हो रहा था? क्या वह ये नहीं बता सकता था कि दूसरा पक्ष उसे नशे में धुत करने की कोशिश कर रहा था? अनिका घबरा गई थी, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। वह केवल अपनी आंखों से अर्जुन को इशारा कर सकती थी। नूह ने अपना गिलास उठाया और अर्जुन के साथ एक बार फिर से पीने लगा। अर्जुन ने अपने गिलास में रखी सामग्री पी ली। हा, बढ़िया सहनशीलता। मैं आज तुम्हें अपना दोस्त बना रहा हूं। नूह बाहर से मुस्कुरा रहा था जब उसने अर्जुन का गिलास फिर से भर दिया। अर्जुन ने अपने सामने रखे बैजियू से भरे गिलास को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शराब पी रहे हैं? क्षमा करें, उसने पहले बहुत शराब पी रखी थी। यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। लो, भाई, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक टोस्ट है। नूह ने अपना गिलास उठाया और सिर उठाकर बैजियू को पी गया। वह व्यापार उद्योग में अनुभवी था और पहले भी कई रात्रिभोजों में जा चुका था। उसने खुद को पहले से ही बेहद सहनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया था। इसलिए अगर वह बुलियांगे की 3 बोतलें भी पी लेता तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा उसने पहले से ही कैंपिंस्की के आसपास अपने लोगों को तैनात कर रखा था। इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि अनिका इस जगह से भाग जाएगा। अच्छा, मुझे भी आपके लिए टोस्ट करने दीजिए, मिस्टर एंडरसन। अभी मैं सीधा सादा था। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं आपको नाराज कर रहा हूं। अर्जुन कोई बेवकूफ नहीं था। वह उस आदमी के शक को दूर करने के लिए उसके साथ शराब पीता था। एक तरफ से अनिका को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह घबराई हुई थी और अर्जुन को टेबल के नीचे लात मार रही थी। हालांकि अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह नूह के साथ अंतरंग संबंधों का दिखावा कर रहा था। अनिका ने विचार किया और अपनी ताकत बढ़ाई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को यह महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने अपना बैजू पी लिया और एक संतोषजनक गुर्राहट की। फिर वह बैठ गया और मेज के नीचे पहुंचकर अनिका के पैर को दबाया। वह उसे चिंता न करने के लिए कह रहा था। अनिका ने अर्जुन को घूरकर देखा और कुछ कहने के लिए अपने होंठ ऊपर उठाए। नूह ने उसके बचकाने लेकिन परिपक्व व्यवहार को देखा और तुरंत उसे लगा जैसे लाखों चींटियां उसके दिल को कुतर रही हों। उसका दिल धड़क रहा था। वह भी अनिका पर झपटना चाहता था। जब नूह ने इस बारे में सोचा तो उसे अपने सीने में एक अज्ञात क्रोध उठता हुआ महसूस हुआ। वह एक आदर्श महिला थी, फिर भी उसने एक बेकार काय से शादी की। नूह का चेहरा उतर गया और वह उदास भाव से अर्जुन को घूरने लगा। उसने अपने दिल में बुदबुदाया, मैं तुम्हें यहां से स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी छाती पर कुक लिखा होगा। क्योंकि तुम मुझसे एक औरत के लिए लड़ना चाहते हो। नूह ने ड्रीम ऑफ द ब्लू की एक बोतल ली और अर्जुन का गिलास भर दिया। चलो, हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम पूरी तरह से नशे में न हो जाएं। जरूर जरूर। अर्जुन ने अपना गिलास नूह के गिलास से टकराया। उसके बाद वे आधे घंटे तक शराब पीते रहे। अर्जुन और नोआ शराब को ऐसे अपने गले में डाल रहे थे जैसे कि वह सादा पानी हो। टेबल पर ड्रीम ऑफ द ब्लू की 7 खाली बोतलें थीं। अनिका भयभीत हो गया। क्या वे शराब पी रहे थे? क्या शराब इसी तरह पीनी चाहिए? क्या वे मरना चाहते थे? नूह ने अपना गिलास उठाया, उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसे चक्कर भी आ रहा था। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में आग जल रही हो। अगर वह शराब पीना जारी रखता तो जल्दी ही उसके पेट में छेद हो सकता था। उसने अर्जुन की तरफ देखा। वह आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा था। नूह को यकीन नहीं हुआ। वह लड़खड़ाता हुआ आया और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। वह ठहाका लगाकर हंसा। मेरे दोस्त, आओ, पी लो। इस गिलास को पीने के बाद नूह जमीन पर गिर पड़ा और लगातार उल्टियां करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट में चाकू घोंप दिए गए हों। पेट जल रहा था। नूह ने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाया, जल्दी करो, मुझे अस्पताल ले चलो।
उसके चारों ओर खड़े अंगरक्षक आगे बढ़े और पीला तथा कराहता हुआ नूह को निजी कमरे से बाहर ले गए। अर्जुन ने उसे घृणा से देखा। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम मेरे साथ शराब पीना चाहोगे तो मर जाओगे। अर्जुन मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अनिका ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। प्रिय, क्या तुम शराब पीकर पागल हो गए हो? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। तुम्हारे शहद में गजब की सहनशीलता है। ये तो कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो अर्जुन के पेट में भी दर्द हो रहा था। चलो घर चलते हैं। अनिका ने अर्जुन को उठने में मदद की और कमरे से बाहर निकल गया। फिर वे वापस विला में चले गए। आज माया जी बहुत व्यस्त थी। जब उसने देखा कि अनिका आधे नशे में धुत अर्जुन को घर ला रहा है, तो वह दौड़कर आगे बढ़ी और पूछा, क्या हुआ? उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली, अनिका ने कहा। उनमें से कुछ ने अर्जुन को कमरे में वापस लाने में मदद की। अनिका ने उसे साफ किया और उसके कपड़े बदले। जब उसने अर्जुन को सुला दिया, तो वह नीचे चली गई। ओह अनिका, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माया जी लिविंग रूम में थी। उसने नीचे आ रहे अनिका को पकड़ लिया और उसे सोफे पर खींच लिया। क्या हुआ, माँ? क्या हुआ? अनिका ने पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस विला के नीचे अपने पिता और मेरा नाम जोड़ सकते हैं? साथ ही, क्या आप अर्जुन का नाम हटा सकते हैं? ये हमारी संपत्ति है, इसलिए हम इसे किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकते। माया जी ने जल्दी और घबराहट से पूछा। अनिका को आश्चर्य हुआ। उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, माँ, तुम क्या सोच रही हो? मैंने यह विला नहीं खरीदा है। अर्जुन ने इसे खरीदा है। अर्जुन वह व्यक्ति था जिसने इसे खरीदा था। असंभव। अनिका, तुम क्या बकवास कर रही हो? अर्जुन को बचाने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। यह विला तुम्हारे नाम पर है। माया जी शर्मिंदगी से मुस्कुराई, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि अनिका झूठ बोल रही थी। क्या ये सच था? वैसे, इस हवेली की कीमत 200 मिलियन थी। अगर इसे अनिका की कंपनी के पैसे से नहीं खरीदा गया होता। असंभव। बेकार के अर्जुन के पास इतना पैसा कैसे हो सकता था? माँ, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी के पास यह विला खरीदने के लिए इतने पैसे हैं? पूछते समय अनिका का चेहरा ठंडा था। क्या कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप ने आपकी कंपनी में $1 अरब का निवेश नहीं किया? क्या आपने उस पैसे का इस्तेमाल इसे खरीदने में नहीं किया? माया जी ने दांत पीसते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। अनिका ने माया जी की ओर देखा और असहाय भाव से कहा, माँ, क्या तुम जानती हो कि गबन करना एक अपराध है? क्या तुम सोचती हो कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी कंपनी के पैसे का इस्तेमाल अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए करूंगा? इसके अलावा, कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप से अभी तक फंडिंग नहीं मिली है। उसके ऐसा कहने के बाद अनिका मुड़ा और ऊपर की ओर चला गया। नीचे लिविंग रूम में माया जी पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह अपनी चमकती आंखों के साथ अकेली बैठी थी। यदि पैसा अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि अनिका ने वास्तव में यह विला नहीं खरीदा था। ये कैसे हो सकता है? यह विला अनिका के नाम पर था। क्या यह विला वाकई उस बच्चे ने खरीदा था? अगर वह सचमुच अर्जुन था, तो वह कौन था? उसके पास इतना पैसा क्यों था? माया जी घबरा गई। वह पसीने से तर होकर अपने कमरे में भागी। फिर, उसने चार्ल्स को बिस्तर से खींचकर उठाया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी आधी रात को क्यों जाग रहे हो? चार्ल्स गुस्से से उठकर बैठ गया। वह हेडबोर्ड पर झुक गया और अपना प्रेस बायोपिक चश्मा लगा लिया। अपनी आवाज कम करो। माया जी ने रहस्यमय तरीके से चार्ल्स को मारा। फिर कमरे के दरवाजे की ओर देखा। उसने कहा, चार्ली, मैं तुम्हें बता दूं, अनिका ने मुझे बताया कि उसने यह विला नहीं खरीदा है। अर्जुन ने इसे खरीदा है। क्या आपने नहीं कहा कि अनिका ने इसे अपनी कंपनी के फंड से खरीदा है? चार्ल्स को एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने पूरी गंभीरता से पूछा। माया जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, पैसा अभी नहीं आया है। चार्ल्स ने सिर हिलाया और घुरघुराहट के साथ जवाब दिया। उसने छत की ओर देखा और झुंझलाहट में कहा, सो जाओ। चाहे इसे कोई भी खरीदे, यह अभी भी वैसा ही है। थप्पड़। माया जी ने चार्ल्स के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। उसने उसे घूरकर डांटा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर अर्जुन ने ही यह जगह खरीदी है, तो मैं इस परिवार की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? वह निश्चित रूप से मुझ पर हावी हो जाएगा। चार्ल्स गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माया जी, क्या तुम पागल हो? ये तुम्हारा घर नहीं है। अर्जुन ने इसे खरीदा है। यह अर्जुन का है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अर्जुन के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम भूल गई हो कि अर्जुन ने तुम्हें पिछली बार क्या चेतावनी दी थी? तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि अर्जुन अब भी वही बेकार दामाद है जो तुम्हें उसे हर जगह धमकाने की अनुमति देता है? डांट खाने के बाद माया जी चुप हो गई। वह गुस्से से बिस्तर पर बैठ गई और चार्ल्स को घूरने लगी। मुझे परवाह नहीं है, मुझे इस परिवार का प्रभारी बनना है, माया जी ने दांत पीसते हुए कहा। चार्ल्स उबल रहा था। वह लेट गया और अपने सिर को कंबल से ढक लिया। सो जाओ, मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहता। जल्दी या बाद में तुम अपनी जिद से इस परिवार को बर्बाद कर दोगे। माया जी बिस्तर पर बैठ गई और चार्ल्स पर गुस्सा करने लगी। उसने उसे सोने से रोकने के लिए कई बार लात मारी। वह गुस्से में बड़बड़ाती रही, तुम्हें क्या पता, मैं ये सब परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। जब तक हमारे नाम कागजात पर नहीं होंगे तब तक तुम्हें और मुझे अंततः घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और खाना मांगना पड़ेगा और तुम्हें तब भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। काफी देर तक अपने आप से बड़बड़ाने के बाद माया जी अंततः बिस्तर पर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन सिर दर्द के साथ उठा। जब वह बिस्तर से उठने वाला था तो उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। अरे अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बनाया है ताकि तुम होश में आ जाओ। ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। जब तक ये गर्म है इसे पी लो। माया जी सूप का कटोरा लेकर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्जुन हैरान रह गया। शायद ये पहली बार था जब उसकी सास उसके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आई। उसने उसे नशे से दूर रखने के लिए सूप भी पिलाया। धन्यवाद, अर्जुन विनम्रता से मुस्कुराया। माया जी बिस्तर के सिरहाने बैठी और अर्जुन को सूप पीते हुए देखती रही। फिर वह मुस्कुराई और बोली, ओह, हम परिवार हैं। तुम मेरे दामाद हो। अगर तुम नहीं तो मैं किसके लिए अच्छी बनूं? अगर किसी और ने उसकी बातें सुनी होती तो उन्हें लगता कि वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हालांकि जब अर्जुन ने इसे सुना तो ये कान को भेदने वाला और व्यंग्यात्मक लगा। जैसा कि उद्धरण में कहा गया है, संदिग्ध लोगों से सावधान रहें जो उपहार लेकर आते हैं। वे निश्चित रूप से बुरे इरादे वाले होते हैं। क्या यही कारण नहीं था कि माया जी आज सुबह उसके पीछे पड़ी हुई थी? माँ, क्या आपको कुछ चाहिए? अर्जुन ने पूछा। जब माया जी ने ये सुना तो वह तुरंत चुप हो गई और बोली, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मुझे क्या चाहिए? ओह, जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदा है। नीचे आओ और खाओ। इतना कहने के बाद वह मुड़कर चली गई। अर्जुन ने माया जी की पीठ की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने उपहास किया। माया जी के हर विचार उसके चेहरे पर लिखे थे। नीचे जाकर जब वह डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो अर्जुन ने दूध पीना शुरू कर दिया और माया जी द्वारा खरीदी गई बन को खाना शुरू कर दिया। माया जी उसके सामने मुस्कुरा रही थी। वह पूरे समय अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अर्जुन को घूर रही थी। ये काफी डरावना था। माँ, क्या कुछ गड़बड़ है? अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे असहज महसूस हो रहा था क्योंकि माया जी उसे इस तरह घूर रही थी। माया जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, खाओ खाओ। अर्जुन हैरान था। खाना खत्म करने के बाद वह बाहर चला गया। माया जी उसे खुद ही दरवाजे तक ले गई। फिर जब उसने अर्जुन को अपनी नजरों से ओझल होते देखा तो उसकी मुस्कान ठंडी पड़ गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह बच्चा इतना खास नहीं है। अचानक से उसे विला खरीदने के लिए पैसे कैसे मिल गए? क्या आप गायत्री वालिस के बारे में भूल गए? अचानक चार्ल्स अपने पक्षी पिंजरे के साथ माया जी के पीछे आ गया और उसे याद दिलाया। माया जी चौंककर उछल पड़ी। उसने उसे कुछ बार थप्पड़ मारे और कहा, हाँ, वह कुतिया गायत्री जी उसकी सौतेली माँ है। साथ ही वह एक अमीर परिवार की महिला की तरह दिखती है। बताओ, क्या अर्जुन एक नवधनाढ्य है? क्या वह अपनी सौतेली माँ की वजह से घर से भाग गया था? चार्ल्स ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। इतना कहने के बाद चार्ल्स पड़ोस में घूमने चला गया। माया जी निराश महसूस कर रही थी। जब वह विला में वापस आई तो उसने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। अंत में उसने पारुल और उसके कुछ रिश्तेदारों को विला में आमंत्रित करने के लिए फोन करने का फैसला किया। यहाँ पर मुंबई पब्लिक हॉस्पिटल। कचरा, मैंने तुम सब पर इतना पैसा क्यों खर्च किया? नूह अपने अकेले कमरे में लेटा हुआ अपने फोन पर चिल्ला रहा था। उसके मातहतों ने सिर झुका लिया और एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आज उसके हाथ पैर तोड़ना चाहता हूँ। अभी कुछ लोगों को बुलाओ, जल्दी से। नूह ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। फिर वह उठकर खिड़की के पास गया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। अरे, कल रात तो उसने खुद को पूरी तरह शर्मिंदा कर लिया था। जब बात शराब पीने की आती थी तो नोआ एंडरसन कभी किसी से नहीं हारा था। अंत में वह एक ऐसे आदमी से हार गया जो अपनी स्त्री पर निर्भर था।
उसके आदमी भी बेकार के थे। वे एक आदमी पर भी नजर नहीं रख सकते थे। नूह का सीना गुस्से से भर गया। कल रात की उसकी सारी मेहनत अर्जुन की वजह से बर्बाद हो गई थी। वह न केवल अनिका का दावा करने में असफल रहा, बल्कि उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगी। नूह ने अपने बिस्तर पर मुक्का मारा। वह अपने दांत पीसते हुए बहुत भयानक लग रहा था। अल्पविराम। विला से बाहर निकलकर अर्जुन कुछ कदम चला और अपनी कंपनी का जायजा लेने के लिए बस पकड़ने वाला था। उसे गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अब उसकी कंपनी की क्या स्थिति है। वह एक दबंग मालिक था और उसका जीवन बहुत लापरवाह था। हर कोई सड़क पर अपने अपने रास्ते पर जा रहा था। अर्जुन से कुछ ही दूरी पर कुछ गैंगस्टर सड़क पर धूम्रपान कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा, फिर अपने फोन देखे। उसके बाद उन्होंने अपनी सिगरेट के बट फेंक दिए और चुपके से उसका पीछा किया। अर्जुन बस स्टॉप पर खड़ा था और उसके हाथ जेब में थे। गैंगस्टर लापरवाही से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे उसके चारों ओर की भीड़ को देखते हुए उसे देख रहे थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन ठंडी हंसी हंस रहा था। अर्जुन को पता था कि लोगों का एक समूह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह उनके बारे में जानता है। क्या ये ह्यूस्टन था या कल रात का नूह? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन बस स्टॉप से बाहर निकल गया और इधर उधर घूमने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पीछे खड़े बदमाशों ने देखा कि वह एक गली में घुस गया है। वे एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उनमें से दो अर्जुन के पीछे गली में चले गए, जबकि दो आगे खड़े होकर धूम्रपान करने लगे। समूह के नेता की गर्दन पर एक चील का टैटू था। उसने अपने सामने अर्जुन को घूरा और गली के प्रवेश द्वार को देखने के लिए पीछे मुड़ा। अपने आदमियों से स्वीकृति मिलने के बाद उसने धीरे से अपनी जेब से एक तह चाकू निकाला। अगर हम इस बच्चे को चाकू मार दें तो हमें 50,000 रुपये मिल सकते हैं। वह बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतना आसान होगा। वह आदमी कमजोर और कमजोर लग रहा था। यह बहुत आसान पैसा था। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था और उसका ब्लेड सूरज की रोशनी में चमकती हुई रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। अर्जुन अचानक पलटा और मासूमियत से उस आदमी को देखा जो फोल्डिंग चाकू पकड़े हुए था। उसने दिखावा किया कि उसने उसके हाथ में चाकू नहीं देखा और चेहरे पर बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ पूछा, भाई तुम भी पेशाब करने आए हो? टैटू वाला आदमी अर्जुन के अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गया। उसकी आंखों के कोने फड़क गए और उसने अपने हाथ में फोल्डिंग चाकू को कसकर पकड़ लिया। वह आक्रामक तरीके से चिल्लाया, मेरे पेशाब करो, भाड़ में जाओ। टैटू वाले आदमी का चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। उसकी नज़र में अर्जुन का मरना तय था। ये 50,000 रुपये था।